नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य प्रशासन का अध्ययन करेंगे। मौर्य प्रशासन के स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इनसे मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताएं। मौर्य प्रशासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी, अर्थात शासन की शक्तियां केंद्र के पास थी। प्रांत, मंडल, ग्राम प्रशासन के पास शक्तियों का अभाव था। चंद्रगुप्त के समय पुलिस राज्य तथा अशोक के समय राजकीय निरंकुशवादी प्रणाली थी। भंडारकर ने माना है कि चंद्रगुप्त के समय पुलिस राज्य था, अशोक के समय राजकीय निरंकुशवाद प्रणाली थी। प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की स्थापना करना था। इसके पक्ष में तर्क दिया गया है कि प्रजा का सुख व कल्याण ही राजा का सुख व कल्याण होता था। यह जानकारी अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण से प्राप्त होती है। राजा पिता की तरह जनता की सुरक्षा का कार्य करता था। यह अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण में जानकारी मिलती है। समस्त प्रजा मेरी संतान है, यह कलिंग प्रज्ञप्ति से जानकारी मिलती है। सर्व जन का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, यह 6वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। उक्त तर्कों के आधार पर माना जाता है कि अशोक का राजत्व पितृपरक था, जिसका उद्देश्य जन कल्याण था। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य प्रशासन त्रिस्तरीय था, अर्थात एकीकृत व्यवस्था का अभाव था। शासन की समस्त शक्तियां मगध, पाटलिपुत्र से संचालित होती थी। समस्त नौकरशाही का संचालन नाभि केंद्र मगध से संचालित होता था। कहने का अर्थ यह है कि जो शासन का संचालन था वह पाटलिपुत्र से होता था। पाटलिपुत्र को नाभि केंद्र कहा गया है। कलिंग, सौराष्ट्र, गांधार को क्रोध क्षेत्र कहा गया है और अविकसित क्षेत्रों को परिधि केंद्र कहा गया है। परिधि केंद्र में जनजाति व वनवासी क्षेत्र सम्मिलित है। मौर्यकालीन प्रशासन सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मिलता है। मनुस्मृति व महाभारत में भी सप्तांग सिद्धांत की साम्यता मानव शरीर से की गई है। इसमें प्रत्येक अंग को प्रकृति कहा गया है। इसमें 8वां अंग शत्रु को बताया गया है। 1. स्वामी, राजा, शिरोभाग। 2. अमात्य, मंत्री परिषद के सदस्य, चक्षु या नेत्र होते थे। 3. जनपद, निश्चय भूखंड, पैर होते थे। 4. दुर्ग, सुरक्षित राजधानी, भुजा होती थी। 5. कोष, खजाना, सुख होता था। 6. दंड, न्याय व्यवस्था तथा सेना, मस्तिष्क होता था। मित्र, राज्य से बंधुत्व रखने वाली शक्ति, कान होते थे। इस प्रकार सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने राजा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। आचार्य भारद्वाज ने मंत्री को सबसे महत्वपूर्ण माना है। आचार्य विशाल लाभ ने देश या भूमि को सबसे प्रमुख माना है। पाराशर महोदय ने दुर्ग या कोष को सबसे महत्वपूर्ण माना है। कौटिल्य ने सबसे कम महत्वपूर्ण मित्र को बताया है। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन। सम्राट ने राजा की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया और न ही उस अनुरूप उपाधि ली, परंतु राजा ने स्वयं को ईश्वर का प्रिय जरूर बताया है। देव नाम प्रिय की उपाधि अशोक
और दशरथ ने ग्रहण की थी। अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती की उपाधि का भी उल्लेख हुआ है। कौटिल्य ने राजा की साम्यता इंद्र व यम जैसे देवताओं से भी की है। राजा देवता के समतुल्य था, परंतु देवता से उत्पन्न देवता का रूप नहीं था। सम्राट निरंकुश व सर्वोच्च शक्तिमान था। राजा चयन का स्पष्ट नियम का अभाव था, परंतु आनुवंशिक चयन सामान्य होता था। राजा की सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिका होती थी। मेगस्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा में महिलाएं अंगरक्षिका होती थी। प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण है, यह अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में बताया गया है। राजा असहाय, वृद्ध तथा विपत्तिग्रस्त लोगों को संरक्षण देता है, यह अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण में बताया गया है। अमात्य वर्ग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी अमात्य, द्वितीय श्रेणी अमात्य और तृतीय श्रेणी अमात्य। प्रथम श्रेणी अमात्य को मंत्रिण कहा जाता था। इनका वेतन 4000 पर्ण वार्षिक होता था। प्रथम श्रेणी के अमात्य में युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित, सन्निघाता आते थे, जबकि द्वितीय श्रेणी के अमात्यों को मंत्री परिषद कहा जाता था। इनका वेतन 12000 पर्ण वार्षिक था। प्रशासनिक मुखिया को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। मेगस्थनीज ने तीर्थों के लिए सुम्बो उलाई शब्द का उल्लेख किया है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय 500 अमात्य थे। तृतीय श्रेणी के अमात्यों को विभागाध्यक्ष कहा जाता था। इनका वार्षिक वेतन 1000 पर्ण होता था। यूनानी स्रोतों में मजिस्ट्रेट कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक तीर्थ का मुखिया तीर्थ महामात्य कहलाता था। मंत्री और पुरोहित यह क्रमशः प्रधानमंत्री तथा धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त के समय ये दोनों पद कौटिल्य के पास थे। प्रधानमंत्री को अग्रामात्य भी कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। करों का संग्रह करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना समाहर्ता का कार्य था। सन्निघाता कोषाध्यक्ष कहलाता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री कहलाता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कंटक शोधक न्यायालय को फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता था। नायक सेना का संचालन करता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक धर्म स्तरीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कहने का अर्थ है दीवानी न्यायाधीश होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक तथा सीमावर्ती मार्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल साम्राज्य के आंतरिक दुर्गों का रक्षक होता था। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासता प्रशस्ति विभाग का प्रधान होता था। इसे अक्षपटल विभाग भी कहा जाता था। इस विभाग का कार्य राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करना, राजकीय रिकॉर्डों को सुरक्षित रखना था। दोवारिक राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी प्रशासता प्रशस्ति विभाग का प्रधान होता था। इसे अक्षपटल विभाग भी कहा जाता था। प्रशासता का कार्य राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करना, राजकीय रिकॉर्डों को सुरक्षित रखना था। दोवारिक राजमहल की देखरेख करने वाला
अधिकारी होता था। दोवारी को महल के कर्मचारियों का प्रधान भी कहा जाता था। अंतःवसिक यह सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। आठवीं वन विभाग का प्रधान होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न विभागों के स्वामी होते थे एवं मंत्रियों के अधीन होते थे। यूनानी स्रोतों में अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा गया है। कोषाध्यक्ष मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष भी कहा जाता है। कोषाध्यक्ष का कार्य सिक्के जारी करना, छापे खाने का प्रमुख होता था। पणाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। कुपयाध्यक्ष जंगल की वस्तुओं के निर्माण हेतु अधिकारी होता था। पोतवाध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष होता था। 4 माह में एक बार निरीक्षण होता था। शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उत्पादन व गतिविधियों का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आयुधागाराध्यक्ष अस्त्रों शस्त्रों के रख रखाव के लिए नियुक्त होता था। सूराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सुनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था। यह पशुओं पक्षियों का संरक्षण का कार्य करता था। अकाराध्यक्ष यह खान विभाग का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष यह चारागाहों का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष यह जहाजरानी विभाग का प्रमुख होता था। गणिकाध्यक्ष यह वेश्याओं का निरीक्षण करता था। लवणाध्यक्ष यह नमक अधिकारी होता था। मुद्राध्यक्ष यह पासपोर्ट अधिकारी होता था। ध्यान रखना, मुद्राध्यक्ष मुद्रा से संबंधित कार्य नहीं करता था बल्कि पासपोर्ट अधिकारी होता था। कोष्ठागाराध्यक्ष यह भंडार गृहों का अध्यक्ष होता था। संस्था अध्यक्ष यह व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। सवर्णाध्यक्ष सवर्ण उत्पादन तथा शुद्धता की मानकीकरण का अधिकारी होता था। अस्थि अध्यक्ष यह हाथियों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। बंधनागाराध्यक्ष यह कारागार का अध्यक्ष होता था। देवताध्यक्ष यह धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था। पत्नाध्यक्ष यह बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष यह धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। इसे अक्षशाला अध्यक्ष भी कहा जाता था। धूताध्यक्ष इसे जुआ अधिकारी कहा जाता था। मानाध्यक्ष इसे दूरी तथा समय संकेतों से संबंधित अधिकारी होता था। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन में 3 श्रेणी के अमात्य होते थे। प्रथम श्रेणी के अमात्य मंत्रिण कहलाते थे और यह उच्च अधिकारी होते थे। द्वितीय श्रेणी के अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य होते थे। तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। अशोक मौर्य के प्रथम स्तंभ लेख में क्रमशः उक्सा, गेवया व मध्यमा कहा गया है। अक्षपटला अध्यक्ष महालेखाकार होता था जो हिसाब किताब रखने वाला होता था। महामात्रा प्रसन्न गुप्तचर, खुफिया व सूचना विभाग का अधिकारी होता था। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4 प्रांत थे और अशोक मौर्य के काल में 5 प्रांत हो गए। 5वां प्रांत कलिंग बनाया गया। प्रांतों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर द्वारा संचालित होता था। गवर्नर का पद सामान्यतः राजकुमार को दिया जाता था। राजकुमार को युवराज, कुमार, आर्यपुत्र कहा जाता था, किंतु कभी कभी योग्यता के आधार पर भी गवर्नर को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी कहलाता था। कुमार व आर्यपुत्र राजा के अन्य राजकुमारों को कहा जाता था। प्रांत का मुखिया राष्ट्रीय, गवर्नर, कुमार, आर्यपुत्र, राज्यपाल कहलाता था। प्रांतों के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता था।
साथ साथ निरीक्षण भी किया जाता था। चर नामक अधिकारी की नियुक्ति नौकरशाही का ध्यान रखने के लिए की जाती थी। 5 प्रांत थे और उनकी राजधानियां उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैन, प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी तोसाली थी। 5 चक्रों के अंतर्गत छोटे शासन केंद्रीय भी थे, जिनमें कुमार के अधीन महामात्य शासन करते थे। तोसाली के अधीन संपा कलिंग राज्य का था। पाटलिपुत्र के अंदर कौशाम्बी प्राच्य राज्य का था। सुवर्णगिरी के अधीन इसिला दक्षिणा चक्र का था। उज्जैनी के अधीन सुराष्ट्र, यह अवंती चक्र के अंतर्गत आता था। अशोक मौर्य के समय तक्षशिला, तोसाली व उज्जैन में कुमार नियुक्त किए गए थे, जबकि सुवर्णगिरी में आर्यपुत्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। पाटलिपुत्र में कुमार व आर्य की नियुक्ति नहीं की जाती थी, क्योंकि पाटलिपुत्र में शासन सीधे सम्राट के अधीन होता था। पनगुडरिया लेक मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें मनम देश के उपनीत विहार की यात्रा के समय अशोक द्वारा कुमार सांब को संदेश भेजने का उल्लेख मिलता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अशोक का 6वां प्रांत या चक्कर मनम देश था। यह संभवतः ऐसा माना गया है। प्रशासनिक व्यवस्था साम्राज्य का मुखिया सम्राट होता था। साम्राज्य प्रांतों में था। प्रांतों के मुखिया को गवर्नर कहा जाता था। प्रांत के नीचे नगर, मंडल और प्रशासनिक केंद्र होते थे। मंडल के अंतर्गत आहार, विषय, जनपद होते थे और इनका मुखिया विषयपति कहलाता था। आहार के नीचे ग्राम होते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था। संग्रहक 10 गांवों का समूह है, संग्रह कहलाता था और इसका मुखिया गोप कहलाता था। खारवटिक 200 गांवों का समूह है, खारवटी कहलाता था। द्रोणमुख 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय 800 गांवों का समूह है, स्थानीय कहलाता था। नगर प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका में हमें नगरीय प्रशासन की सर्वाधिक जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 अधिकारियों द्वारा 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। इन 30 अधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई भी कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर के अधिकारियों को नागरिक पुराध्यक्ष कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का वर्णन नहीं मिलता है। मेगस्थनीज की इंडिका में 6 समितियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन व जनगणना का कार्य करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय का निरीक्षण करती थी। षष्ठम समिति बिक्री कर वसूल करना, जो बिक्री कर 1/10 भाग होता था। मेगस्थनीज ने नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है। एग्रोनोमोई सड़क व भवन निर्माण का कार्य देखता था।